हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे भारतीय न्याय संहिता से मानहानि यानी डिफेमेशन के टॉपिक को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मानहानि यानी डिफेमेशन। ये टॉपिक हमारा आईपीसी में भी होता था जब हम पढ़ते थे। सेक्शन नंबर 499 अगर आपको ध्यान हो तो ये डिफेमेशन से डील करता था। ठीक, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपका चैप्टर 19 में ही आता है। अभी लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, पिछली वीडियो में आपराधिक अभित्रास के टॉपिक को, जो आपका चैप्टर 19 में ही आता है। पूरे जो आपका ये टाइटल है इस चैप्टर का वो है आपराधिक अभित्रास, अपमान और मानहानि के विषय में। तो उसमें से आपराधिक अभित्रास का टॉपिक तो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। अब यहाँ पर मानहानि का टॉपिक है जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में अगर सेक्शंस की बात करें तो 357 तक के सेक्शंस हैं। ये लास्ट का जो सेक्शन है 358, ये आपका अलग चैप्टर में दिया गया है, चैप्टर नंबर 20। तो इसको भी हम आज इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लास्ट वीडियो में हम 355 तक के सेक्शंस डिस्कस कर चुके थे इस चैप्टर के। तो चलो आगे बढ़ते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ये है कि अगर आपको बीएनएस के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080, और नोट्स के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मानहानि यानी डिफेमेशन, जो हम सेम ऑफेंस आईपीसी में भी पढ़ते थे, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट जब हम आईपीसी में पढ़ते थे तो 499 सेक्शन अगर आपको याद हो तो ये डिफेमेशन के बारे में हमें बताता था कि मानहानि कहते किसे हैं। और यही सेम ऑफेंस अब हम भारतीय न्याय संहिता में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसका सेक्शन नंबर चेंज हो चुका है। 356 है इसका सेक्शन नंबर, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही इसकी पनिशमेंट वगैरह वो सब भी हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। हालांकि आईपीसी में इसके पनिशमेंट वगैरह के लिए अलग सेक्शन बनाया हुआ था। तो मानहानि या डिफेमेशन होता क्या है, तो देखो बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ये जो सेक्शन है 356, इसका सबसेक्शन 1 यानी इसकी जो उपधारा 1 है वो हमें बताती है कि कब कोई व्यक्ति किसी की मानहानि करता है, ये कब कहा जाएगा। तो देखो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि एक तो ये बहुत बड़ा ऑफेंस माना जाता है, मतलब बड़ा अपराध है। क्यों है बड़ा अपराध? क्योंकि ये किसी व्यक्ति की, किसी पर्सन की रेपुटेशन को टारगेट करता है। जब हम किसी व्यक्ति की ख्याति पर की अपहानि करते हैं, किसी की रेपुटेशन को टारगेट करते हैं, तो वो एक बड़ा ऑफेंस बन जाता है। हालांकि अगर मैं आपको बताऊं कि मानहानि एक ऐसा टॉपिक है जो हम टॉर्ट में भी पढ़ते हैं, है ना, टॉर्ट में पढ़ते हैं ना डिफेमेशन का, तो ये यहाँ पर वहाँ पे तो इसमें सिविल केस में आ जाएगा ये अगर टॉर्ट में है। लेकिन यहाँ पर ये जो है ये क्रिमिनल के अंदर आएगा, क्योंकि हम बीएनएस में पढ़ रहे हैं और बीएनएस हमें क्या बताती है, कई तरह के ऑफेंसेस के बारे में बताती है। तो मानहानि को यहाँ पर क्रिमिनल के अंदर रखा गया है। तो 356 सेक्शन का सबसेक्शन 1 यानी उपधारा 1 कहती है कि जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयी शब्दों के द्वारा, संकेतों के द्वारा या दृश्य रूपण के द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस इंटेंशन से लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए, या जानते हुए, नॉलेज है व्यक्ति को और रीज़न टू बिलीव भी है, मतलब विश्वास करने का कारण भी है, इस इंटेंशन से वो सामने वाले पे लांछन लगा रहा है या प्रकाशित कर रहा है कि सामने वाले की ख्याति की अपहानि होगी, उसकी रेपुटेशन को नुकसान होगा। तो अगर ये मामला, ये सारी चीज़ें एक्सेप्शन के अंदर आती है तो मानहानि नहीं माना जाएगा। अब एक्सेप्शंस कौन से हैं जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर एक्सेप्शन के अंदर नहीं आती हैं तो इसको कहा जाएगा कि वो व्यक्ति मानहानि करता है। अब सबसेक्शन 1 को पढ़ने के बाद जब हमने देखा तो ये सारे पॉइंट्स निकल कर आए। जैसे सबसे पहले ये सेक्शन हमें बताता है कि डिफेमेशन कहते किसे हैं। तो सिंपली ये हमें डिफेमेशन की एक तरीके से मानहानि की परिभाषा ही दे रहा है ना, कि किस किस तरीके से मानहानि हो सकती है। तो इसमें बताया गया है या तो आप बोलकर कर सकते हो, लिखकर हो सकती है, संकेतों का मतलब हो गया साइन वगैरह बना दिए, विजिबल रिप्रेजेंटेशन द्वारा, दृश्य रूपण होते हैं, है ना, उनके द्वारा किसी पर कोई आपने एलिगेशन लगाया, कोई लांछन लगाया, तो उसको लगाना और साथ ही साथ उसको प्रकाशित करना, लगाना भी है, और साथ ही अगर कोई इस चीज़ का पब्लिकेशन भी करता है तो वो भी इसके ही अंदर आएगा। और साथ ही इसमें इंटेंशन पे फोकस करना है। इंटेंशन है ना, इंटेंशन तो है ही। ऑफेंसेस में हमने देखा ज़्यादातर ऑफेंसेस में इंटेंशन और नॉलेज दोनों थी, तो यहाँ पे भी इंटेंशन भी है, नॉलेज भी है, और रीज़न टू बिलीव भी है, विश्वास करने का कारण भी है। और आपको पता है कि आपके उस एलिगेशन से, उस लांछन से सामने वाले व्यक्ति की जो रेपुटेशन है वो ख़राब होगी, तो उसे कहते हैं डिफेमेशन।
ठीक, अब यहाँ पे एक वर्ड है पब्लिश करना यानी प्रकाशित करना, जिसका मतलब क्या हुआ कि या तो पब्लिक प्लेस में जाकर आपने बोल दिया किसी के बारे में कुछ गलत बात बोल दी जिससे कि उस व्यक्ति की रेपुटेशन ख़राब हो जाए, और दूसरा मतलब ये है कि आपने किसी पेपर पे किसी मैगज़ीन वगैरह में छपवा दिया। और तीसरा मीनिंग इसका ये भी होता है कि जब कोई थर्ड पर्सन है, कोई तीसरा व्यक्ति बैठा है, उसने उसके बारे में वो बात सुन ली है ना, आपने किसी के साथ गाली गलौज की और जिस व्यक्ति को आपने गाली दी सामने कोई तीसरा व्यक्ति बैठा है, उसने भी सुन ली उसके बारे में वो गलत बात, तो ये हो गया पब्लिकेशन। तो जब वो चीज़ किसी तीसरे पर्सन की नॉलेज में आ जाए, तीसरे व्यक्ति की नॉलेज में आ जाए, तो उसको कहेंगे कि एक तरीके से ये चीज़ पब्लिश हो गई है ना, तो उसको बोलेंगे यहाँ पे पब्लिकेशन। जैसे एग्जाम्पल सुनो, इसका एग्जाम्पल हो सकता है, देखो ए ने बी को गाली गलौज से भरा हुआ एक लेटर लिखा। अब ए ने बी को बहुत बुरा भला उसमें लिखा हुआ था लेटर में, बट वो लेटर बी को ना मिलके उसके एक सर्वेंट को मिल गया, और उस सर्वेंट ने, उस नौकर ने वो सारी बातें पढ़ ली जो उस लेटर में थी। तो ये जो डिफेमेशन है, इसको डिफेमेशन माना गया, क्योंकि बी से पहले किसी तीसरे आदमी ने, है ना, किसी तीसरे व्यक्ति ने उस लेटर को पढ़ लिया, और उसमें क्या था, उसमें सारी ऐसी बातें लिखी हुई थी जिससे बी की मानहानि होती। तो ये माना जाएगा कि वो लेटर पब्लिश हो गया, है ना, वो बात पब्लिश हो गई। तो जब एक व्यक्ति दूसरे पर कोई एलिगेशन लगाए, उसको गाली गलौज करे या उसकी रेपुटेशन को किसी भी तरीके से धक्का पहुंचाता है, और ये बात किसी थर्ड पर्सन की नॉलेज में आ जाती है, तो वही कहा जाएगा कि ये पब्लिश हो गई। समझ आया? मानहानि किसे कहते हैं? बोलकर, लिखकर, संकेतों द्वारा या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, है ना, कोई आपकी रेपुटेशन को ख़राब कर रहा है और या तो आप पर लांछन लगा रहा है या उस चीज़ का पब्लिकेशन कर रहा है। पब्लिकेशन कब माना जाएगा? जब थर्ड पर्सन उस चीज़ को सुन लेता है या उसके सामने आपने वो बात कही, उसके ज्ञान में वो चीज़ आ गई। ओके, तो इसको बोलेंगे ये मानहानि है। अब बात करेंगे एक्सप्लेनेशंस की। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन कहता है कि किसी मृत व्यक्ति पर कोई लांछन लगाना मानहानि है। ये बताता है कि जो व्यक्ति मर चुके हैं उन पर अगर कोई आप एलिगेशन लगाते हो या उन पर कोई लांछन लगाया जाता है तो वो भी डिफेमेशन माना जाएगा। अगर कोई लांछन ऐसा है जिससे अगर वो डेड पर्सन जीवित होता तो उसकी रेपुटेशन को नुकसान होता और जो भी उसके फैमिली मेम्बर्स हैं या जो भी उसके क्लोज रिलेटिव्स हैं उनकी फीलिंग्स को हर्ट करता, उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाता। तो बस फर्स्ट एक्सप्लेनेशन यही कहता है। सेकंड बात करता है किसी कंपनी, संगम, कोई भी कॉरपोरेशन है, कोई भी कंपनी है, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल है, उन पर अगर कोई आप लांछन लगाओगे तो वो भी यहाँ पर इसके अंदर ही आएगा। यानी डिफेमेशन एक सिंगल पर्सन का भी किया जा सकता है और ग्रुप ऑफ पीपल का भी किया जा सकता है। ठीक, व्यक्तियों के समूह का भी किया जा सकता है। थर्ड एक्सप्लेनेशन बात करता है व्यंग्योक्ति के रूप में लांछन। अब देखो ये कहता है जब आप इनडायरेक्ट तरीके से किसी की रेपुटेशन को टारगेट करते हो तो वो भी मानहानि माना जाएगा। जैसे किसी को टॉन्ट मारकर, किसी को ताना आपने मारा तो वो भी यहाँ पे मानहानि माना जाएगा। व्यंग्योक्ति मतलब एक तरीके से किसी पर तंज कसना, किसी पर व्यंग्य कसना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ इसके अंदर आ जाएंगी। फोर्थ एक्सप्लेनेशन, कोई लांछन किसी व्यक्ति की ख्याति को अपहानि करने वाला नहीं कहा जाता जब तक कि क्या व्यक्ति के सदाचारिक बौद्धिक स्वरूप को हीना करे, जाति या आजीविका के संबंध में उसके शील को कम ना करे, साख को कम ना करे या ये विश्वास न कराए कि उस व्यक्ति का शरीर घृणा उत्पादक दशा में है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स यहाँ से निकले हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि कोई भी लांछन या एलिगेशन किसी भी पर्सन की रेपुटेशन को चोट पहुँचाने वाला तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि वो लांछन दूसरों की नज़रों में उस व्यक्ति को ना गिरा दे या वो थर्ड पर्सन की नॉलेज में ना आ जाए। यानी आपने किसी पर कोई एलिगेशन लगाया और वो एलिगेशन तब तक मानहानि में नहीं माना जाएगा जब तक वो लांछन ऐसा है कि दूसरों की नज़र में बंदा गिर जाए या व्यक्ति गिर जाएगा दूसरों की नज़र में, तब आप उसको कहोगे कि भाई ये मानहानि है। अदरवाइज़ वो मानहानि नहीं माना जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स थे इस एक्सप्लेनेशन के जो हमने यहाँ पे आपको ये स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो यहाँ पे इसको हमने पॉइंट्स में डाल दिया है। अच्छा, एक चीज़ और, इसका एक एग्जांपल हो सकता है। जैसे ए जो है वो बी को मान लो एक लेटर लिखता है जिसमें बी को बहुत बुरा भला कहता है और भर भर के उसे गालियाँ देता है और उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाता है। तो ये लेटर अगर सिर्फ बी पढ़े तो इसे मानहानि नहीं माना जाएगा, क्योंकि मानहानि कब माना जाएगा? जब एक व्यक्ति द्वारा दूसरे की इंसल्ट या उस पर लगाया गया लांछन किसी थर्ड पार्टी के सामने आ जाए। यही तो हमने देखा कि कोई तीसरा व्यक्ति अगर सुन ले जो भी आपने सामने वाले को कहा और कोई तीसरा व्यक्ति के सामने आपने वो बात कह दी, उसकी नॉलेज में आ जाए, तो फिर उसको आप मानहानि मानोगे। तो जब उसका पब्लिकेशन हो जाएगा तब वो मानेगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे एक तरीके से इस एक्सप्लेनेशन में कही गई है। अब बात करेंगे मानहानि के एक्सेप्शंस की, यानी
मानहानि के अपवाद होगी। कौन कौन से वो अपवाद हैं जिसमें अगर आपका मामला आ जाएगा तो वो मानहानि नहीं माना जाएगा। इनको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारा ये क्वेश्चन मानहानि वाला तभी पूरा माना जाएगा जब हम इसके एक्सेप्शंस भी लिखते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन के बिना देखो चीज़ अधूरी होती है। जहाँ पर आपको एक्सेप्शंस दिए हो गए हैं या फिर कहीं पर भी कोई एक्सप्लेनेशन दिया होता है तो हमें वो चीज़ें लिखनी चाहिए अपने आंसर में, है ना। तो इसीलिए हम इसके अपवाद पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें अगर आपका मामला आ जाता है तो वो मानहानि नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले बात आती है सत्य बात का लांछन, यानी कि कोई भी सच बात है, अगर कोई बात सच है और आपने किसी का उस पर एलिगेशन लगाया तो वो मानहानि नहीं माना जाएगा। तो अपवाद एक यही कहता है कि किसी ऐसी बात का लांछन लगाना जो किसी व्यक्ति के संबंध में सच हो, वो मानहानि नहीं है। अगर यह लोक कल्याण के लिए हो, मतलब पब्लिक वेलफेयर के लिए हो, और वो लांछन जो लगाया जाए या प्रकाशित किया जाए वो लोक कल्याण के लिए है या नहीं, ये तो भाई फैक्ट का क्वेश्चन है, ये तो तथ्य का प्रश्न है। तो ये हर मामले के केस पर डिपेंड करेगा कि वो सच बात का जो लांछन लगाया गया है उसमें पब्लिक वेलफेयर है या नहीं। अदरवाइज़ अगर आप किसी पर सच बात का लांछन लगाते हो, सच बात बोलते हो, तो वो मानहानि नहीं है। क्योंकि देखो सच बोलना कोई गलत नहीं है ना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, अब वो रोज़ शराब पीता है, अब आप उसे शराबी कह के बुलाने लगो, या कोई व्यक्ति है जो चोरी करता है, उसकी आदत ही है चोरी करने की, आप उसे चोर कह के बुलाने लगो, तो वो बात तो सच है ना। वो व्यक्ति सामने वाला जब रोज़ ही शराब पीता है तो वो शराबी हुआ, और जो रोज़ चोरी कर रहा है वो चोर हुआ। तो आपने तो सच बात बोली, तो सच बात को बोलना कोई गलत नहीं है और ये मानहानि के अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट है लोक सेवक का आचरण या शील। अब यहाँ पर ये जो सेकंड वाला एक्सेप्शन है, ये देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में लोक सेवक के आचरण के बारे में। अब लोक सेवक है, कोई पब्लिक सर्वेंट है, उनके कंडक्ट के बारे में या उनके शील के बारे में, जहाँ तक उनका शील उस कंडक्ट से प्रकट होता है, ना कि उसमें आगे और कोई राय, चाहे वो कुछ भी हो। सद्भाव पूर्वक अगर आपने कोई राय दी है, आपने गुड फेथ में कोई भी अपना ओपिनियन दिया है, तो वो भी मानहानि नहीं है, ठीक है ना। ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे ए है, वो एक पब्लिक सर्वेंट है, वो एक लोक सेवक है। अब मान लो बी जो है वो उसकी शिकायत करता है उसके काम के बारे में कि भाई ये अच्छे से काम नहीं करते, पब्लिक सर्वेंट है बट काम अपना अच्छे से नहीं करते, तो ये मानहानि नहीं है। ये जैसे पुलिस वालों के बारे में लोगों की राय होती है कि आमतौर पर वो अपना काम ठीक से नहीं करते हैं ना, ऐसा होता है ना। तो अगर इस तरीके से कोई पब्लिक ऑफिसर है और आप उसके बारे में कोई भी राय, सही राय बता रहे हैं उनके कंडक्ट के बारे में, और आपने गुड फेथ में वो अपना ओपिनियन दिया है, आपके मन में कोई विद्वेष नहीं है, आपकी कोई इंटेंशन नहीं है, आप सिर्फ उनके कंडक्ट के बारे में बता रहे हो, तो कंडक्ट के बारे में बता रहे हो पब्लिक सर्वेंट के बारे में, तो यहाँ पर इस चीज़ को मानहानि नहीं माना जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति का आचरण। अब कोई ऐसा क्वेश्चन है जो लोक प्रश्न है ना, पब्लिक का क्वेश्चन है। जैसे किसी प्रश्न के संबंध में इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति के आचरण के बारे में और उसके शील के बारे में, शील मीन्स कैरेक्टर के बारे में, जब तक कि उसका शील उस आचरण से प्रकट होता हो। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा कोई ओपिनियन देते हो गुड फेथ में और अपना ओपिनियन रखते हो, तो वो डिफामेशन नहीं माना जाएगा। जैसे सिंपल वे में ये एक्सेप्शन कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो पब्लिक सर्वेंट नहीं है लेकिन सरकार का बहुत ज़्यादा करीबी है, मान लो अब सरकार के साथ मिलजुल के कुछ चीज़ें कर रहा है और उसके बारे में अगर आप कोई ओपिनियन दे भी देते हो, तो वो डिफामेशन थोड़ी ना माना जाएगा, है ना। जैसे आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि जनता जानना चाहती है, तो इस तरीके से अगर आप कहते हो या कुछ भी ऐसा कोई प्रश्न है जो लोक प्रश्न है और उसके संबंध में आप किसी व्यक्ति के कंडक्ट के बारे में कोई ओपिनियन दे रहे हो, तो वो यहाँ पर मानहानि नहीं माना जाएगा। ये थर्ड एक्सेप्शन में कहा गया है। नेक्स्ट है कोर्ट की कार्यवाहियों की सही रिपोर्ट। अब कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, है ना, कोर्ट में कोई सुनवाई चल रही है, उसके आधार पर कोई सही रिपोर्ट व्यक्ति छाप दे या कोर्ट के फैसले के आधार पर कोई चीज़ पब्लिश की जाए, कोई चीज़ प्रकाशित की जाए, तो वो भी यहाँ पे डिफामेशन नहीं माना जाएगा, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो मान लो अगर किसी चीज़ पे कोर्ट में कोई सुनवाई चल रही है और जो भी सुनवाई चल रही है उसकी सही रिपोर्ट किसी व्यक्ति ने छाप दी, तो उसको यहाँ पे मानहानि नहीं माना जाएगा। कोर्ट के द्वारा विनिश्चित हो चुके मामले में कोई सद्भावपूर्वक राय अभिव्यक्त करना। अब कोर्ट के द्वारा जिस मामले पे फैसला आ चुका है, जिस मामले पे डिसीजन आ चुका है, अब उसके बारे में आप अपना कोई ओपिनियन गुड फेथ में बता रहे हो या अपना कोई ओपिनियन रख रहे हो गुड फेथ में, तो कोई भी ऐसी राय, कोई भी ऐसा ओपिनियन, जैसे हम किसी की राय जानना चाहते हैं और उसमें क्या करोगे आप, कोर्ट का किसी चीज़ पे कोई डिसीज़न आ गया, अब उस डिसीज़न जो आ गया कोर्ट का, उस पर आप चाहे कोर्ट का वो डिसीज़न देखो, चाहे क्रिमिनल कोर्ट का हो या सिविल कोर्ट का हो, तो कोई भी जजमेंट जब आता है और हम उस पर अपना जो भी ओपिनियन देते हैं, तो वो डिफामेशन नहीं आएगा। जैसे
मान लो कोर्ट ने एक व्यक्ति के बारे में फैसला दिया कि वो मर्डरर है, उसने किसी की हत्या की है और कोर्ट का फैसला आ गया उस व्यक्ति के खिलाफ, उसको सज़ा हो गई। तो अगर हम अपना उस चीज़ पर ओपिनियन दें कि हाँ वो तो मर्डरर है ना, वो तो हत्यारा है, तो वो डिफेमेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये चीज़ कोर्ट में प्रूफ हो चुकी है। अब जो चीज़ कोर्ट में प्रूफ हो चुकी है और आप उस पर कोई राय दे रहे हो, गुड फेथ में दे रहे हो, आपकी कोई ऐसी इंटेंशन तो है नहीं सामने वाले को हर्ट करने की, तो वो चीज़ यहाँ पर मानहानि नहीं मानी जाएगी। रचना के गुण अवगुण के विषय के बारे में कोई राय अभिव्यक्त करना। रचना का गुण अवगुण, कोई भी क्रिएशन ऐसी है जिसके बारे में आपको अपना ओपिनियन दिया आपने, है ना, क्रिएशन है कोई, क्रिएशन में कोई बुक हो सकती है, कोई मैगज़ीन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो अगर मान लो कोई व्यक्ति ऐसी चीज़ के बारे में दे रहा है, जैसे मान लो कोई बुक आ गई मार्केट में, अब बुक आई तो उस पर आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि भाई बुक तो भद्दी है, ये तो अश्लील है, इसमें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत बेकार हैं। अब आपने अपना ओपिनियन दिया उस चीज़ पर, तो उसको आप डिफेमेशन या मानहानि नहीं कहोगे, ठीक है ना। लेकिन जब आपसे उसके बारे में पूछा जाए तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो कोई भी ऐसी क्रिएशन, कोई भी ऐसी कृति आती है जिसके मेरिट डिमेरिट के बारे में और जो लोग के निर्णय के लिए रखा हो, पब्लिक के जजमेंट के लिए जो रखी जाती है, और जिसने उसको बनाया है उसके शील के विषय में, जो उसका कैरेक्टर है उसके बारे में, ठीक है ना, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपसे कोई ओपिनियन लिया जाए और आप उस पर गुड फेथ में कोई ओपिनियन देते हो, तो वो मानहानि नहीं होगी, है ना। मैंने बताया ना बुक का एग्जाम्पल, बुक मार्केट में आई जिस पर अपना आपने ओपिनियन दिया कि ये बुक तो बेकार है, उसमें कुछ गंदी चीज़ें वगैरह हैं, तो यहाँ पर ये डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आता है व्यक्ति के ऊपर विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाले की गई कोई परिनिंदा। अब परिनिंदा का मतलब निंदा करना, है ना, एक तरीके से। तो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भी अथॉरिटी रखता है, जो या तो लॉ के द्वारा दी गई हो वो अथॉरिटी, या किसी अदर पर्सन के साथ किसी लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से दी गई हो। आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और आपको अथॉरिटी मिल गई किसी व्यक्ति पर। अब ऐसा विधिपूर्ण प्राधिकार संबंधित है या उस व्यक्ति के कंडक्ट के बारे में अगर आप गुड फेथ में कोई भी परिनिंदा करोगे तो वो मानहानि नहीं है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी पर हक रखता है और उसके भले के लिए उसको बुरा भला कहता है तो मानहानि नहीं है। जैसे बच्चों के बारे में माता पिता की राय, है ना, स्टूडेंट के बारे में टीचर की राय, जो उसे सुधारने के लिए बुरा भला कहते हैं, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। तो व्यक्ति के ऊपर जो लॉफुल अथॉरिटी लोग रखते हैं और वो अपनी कुछ राय देते हैं, तो वो यहाँ पर इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति के सामने सद्भावपूर्वक अभियोग लगाना। अब ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी, देखो ऊपर जो था वो था विधिपूर्ण प्राधिकार की बात, किसकी बात कर रहा था, विधिपूर्ण प्राधिकार की बात। ये बात कर रहा है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई अभियोग ऐसे व्यक्तियों में से किसी के सामने सद्भावपूर्वक लगाया जाएगा जो उसके ऊपर अभियोग की का जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, उसके संबंध में लॉफुल अथॉरिटी रखता हो। समझेंगे कैसे, बहुत ही सिंपल तरीके से। देखो एग्जाम्पल सुनो, अगर किसी के ऊपर हक है, जिसके ऊपर हक है उसके मान लो उसके प्रति उसका जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है ना, व्यक्ति के सामने सद्भावपूर्वक अभियोग, किसी के सामने बात हो रही है ना। एग्जाम्पल सुनो, ए जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ बुरा व्यवहार करता है और उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता। अब उनका कहना नहीं मानता, उन्हें बुरा भला कहता है, उनको खाने पीने की चीज़ें नहीं देता। तो अब बी जो है वो उसका पड़ोसी आकर उसको कहता है कि भाई ए तो बहुत ही नालायक है, अपने पेरेंट्स के साथ कितना बुरा व्यवहार करता है। तो इस तरह से बी का जो लांछन है जो ए पर लगाया गया है वो यहाँ पर मानहानि की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई, क्या फ़र्क है ऊपर वाले एक्सेप्शन में। यहाँ पे तो व्यक्ति के ऊपर विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाला व्यक्ति परिनिंदा कर रहा था, क्योंकि जैसे कि स्टूडेंट की परिनिंदा कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है, माता पिता कर रहे हैं तो अपने बच्चे की कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति के सामने व्यक्ति की परिनिंदा हो रही है ना। तो ये फ़र्क है दोनों एक्सेप्शन में। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सेप्शन की तरफ। अपने या अन्य के हितों की सुरक्षा के लिए लांछन। अब देखो, अपने हित को बचाने के लिए या किसी दूसरे के हित को बचाने के लिए आपने कोई लांछन लगाया तो क्या वो मानहानि माना जाएगा? नहीं। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति अपने आप को या दूसरों को बचाने के लिए कोई एलिगेशन गुड फेथ में लगाता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, गुड फेथ में। तो अगर कोई व्यक्ति किसी की सिक्योरिटी के लिए, उसको बचाने के लिए या खुद को बचाने के लिए बुरा भला बोलता है तो इसे आप मानहानि नहीं कहोगे, ठीक।
ये आपका इसमें देखो काफ़ी सारे एक्सेप्शंस दिए गए हैं और ये एक्सेप्शन आपका 9th नंबर का है। ठीक, जैसे इसका एक एग्जांपल हो सकता है, ए जो है वो एक दुकानदार है, वो बी से कहता है कि भाई या जो वाई है ना, वाई उसको सामान मत बेचना, वो पैसे ही नहीं देता, नकद पैसे नहीं चुकाता वो, क्योंकि उसकी ईमानदारी के बारे में मेरी राय अच्छी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि वो तुमसे सामान लेके पैसे नहीं देगा। तो अगर उसने वाई पर लांछन अपने हितों की सुरक्षा के लिए, अपने इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए लगाया है, उसकी सिक्योरिटी के लगाया है और गुड फेथ में लगाया है और बात सच्ची भी है, वाई अगर नहीं चुकाता तो यहाँ पर वो इस एक्सेप्शन के अंदर आएगा और उसको यहाँ पे मानहानि नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आता है दूसरे व्यक्ति के खिलाफ सद्भावपूर्वक सावधान करना। इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति को दूसरे के खिलाफ सद्भावपूर्वक अगर कोई सावधान करता है तो वो भी मानहानि नहीं है, लेकिन ऐसा तब होगा जब ऐसी सावधानी उस व्यक्ति की भलाई के लिए जिससे वो दी गई हो, या किसी ऐसे व्यक्ति की भलाई के लिए जिससे वो व्यक्ति हितबद्ध हो और लोक कल्याण के लिए हो, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक वेलफेयर उससे जुड़ा हुआ है। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे अगर कोई किसी को सावधान करने के लिए बुरा भला कहता है तो वो मानहानि नहीं कहा जाएगा। जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पे लोग किसी मोबाइल का रिव्यू करते हैं और उसमें बताते हैं कि मोबाइल का कैमरा कैसा है, उसकी डिस्प्ले कैसी है, तो वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं। और तो अगर वो बता रहे हैं उस मोबाइल की सच्चाई के बारे में, तो वो कंपनी उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती, वो सिर्फ लोगों को सावधान कर रहे हैं। खरीदना ना खरीदना ये तो आपकी मर्जी है ना। तो ये इसका अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक, तो समझ आया, तो वही सारी चीज़ें हम इसके अंदर डाल सकते हैं। कोई व्यक्ति सद्भावपूर्वक आपको गुड फेथ में सावधान कर रहा है, ठीक, और दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कर रहा है, तो वो यहाँ पे मानहानि नहीं माना जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ तक के एक्सेप्शंस क्लियर हुए। मानहानि का दंड, देखो इसका पनिशमेंट देख लेते हैं कितना है। तो अगर देखो यहाँ पर हम इसके दंड की बात करें तो इसका पनिशमेंट इसमें दिया गया है, इसके उपधारा 2 में दिया गया है, जो कोई किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करेगा वह सादा कारावास से जिसकी अवधि होगी 2 साल या जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। तो डिफेमेशन का दंड कितना है? अच्छा, एक चीज़ और छूट गई यहाँ पे, दोनों के अलावा यहाँ पे सामुदायिक सेवा का भी दंड है। सामुदायिक सेवा है ना, कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस क्या होता है मैं कई बार बता चुकी हूँ कि क्या होता है कम्युनिटी सर्विस, है ना। तो यहाँ पर सादा कारावास है जो 2 साल का है, या जुर्माना या दोनों भी दे सकती है कोर्ट, या कोर्ट चाहे तो सामुदायिक सेवा का दंड भी दे सकती है। उपधारा 3, मानहानिकारक बात को मुद्रित करना, यानी कोई भी आपके पास डिफामेटरी कंटेंट है ना, ऐसा मानहानिकारक चीज़ है जिसको आप छाप रहे हो और जिसकी नॉलेज भी है आपको कि वो कंटेंट ऐसा है कि भाई किसी ना किसी को डिफेम करेगा, किसी ना किसी की मानहानि करेगा, तब भी आप उसको मुद्रित कर रहे हो। तो अगर कोई जानते हुए विश्वास का अच्छा कारण रखते हुए कि ऐसी बात किसी व्यक्ति के लिए मानहानिकारक है उसको मुद्रित करेगा, उत्कीर्ण करेगा, तो वो सादा कारावास से जो 2 साल का होगा या जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। देखो यहाँ पे कम्युनिटी सर्विस नहीं है, कम्युनिटी सर्विस थी आपकी उपधारा 2 में जहाँ पे मानहानि की पनिशमेंट थी। लेकिन अगर कोई मानहानिकारक बातों को मुद्रित करता है, डिफेमेटरी कंटेंट वगैरह को छापता वगैरह है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। उपधारा 4, मानहानिकारक पदार्थ को मुद्रित या उत्कीर्ण या फिर बेचना। अब आपके पास कोई डिफेमेटरी कंटेंट है, आप उसको बेच रहे हो। जैसे ए नाम का एक व्यक्ति न्यूज़पेपर बेचता है और ये जानता है कि न्यूज़पेपर में झूठी बातें लिखी हैं जिसमें किसी व्यक्ति की मानहानि की गई है, उसके बाद भी वो उसे सेल कर रहा है, बेच रहा है, तो वो इस सबसेक्शन के अंदर यानी उपधारा 4 के अंदर लायबल होगा। दंड मिलेगा 2 साल का या जुर्माना या दोनों। ओके, तो चारों ही सबसेक्शन अलग अलग बात कर रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो तो पहले आईपीसी में इनके लिए अलग अलग सेक्शंस बनाए हुए थे, है ना। 499 से लेके जहाँ तक मैं सही हूँ 502 तक के सेक्शंस होते थे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें उसमें दी गई थी, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, एक ही सेक्शन के अंदर सब सेक्शन बना दिया और इसी के अंदर इसका पनिशमेंट भी, डिफेमेटरी कंटेंट, उसका सेल करना, वो सब डाल दिया है। तो सेक्शन 356 एक तरीके से अपने आप में पूरा है और इसमें आपको पनिशमेंट भी दिखाई देगा और साथ ही साथ डेफिनेशन तो हम पढ़ ही चुके हैं मानहानि की, और साथ ही कुछ और 2 चीज़ें भी दी गई हैं इसमें, इनके लिए भी पनिशमेंट बताई गई है। केस लॉ देखेंगे तभी चीज़ें पूरी होती हैं, एक्सेप्शंस वगैरह सब हम समझ चुके हैं। तो तकी हुसैन 1889 का केस है। इस मामले में व्यक्ति ने डाक के द्वारा यानी पोस्ट के द्वारा एक पुलिस ऑफिसर की मानहानि करने वाला एक लेटर बंद लिफाफे में उसके पास भेजा। तो कोर्ट ने कहा कि वो मानहानि नहीं है, क्योंकि देखो बंद लिफाफा था, किसी थर्ड पर्सन के उसमें नॉलेज में नहीं आया, वो ना थर्ड पर्सन के सामने वो उसे खोला गया। तो अपमानजनक वस्तु का जब प्रकाशन ही नहीं हुआ तो इसमें यहाँ पे मानहानि नहीं माना। वही सेम चीज़ जो अभी हमने ऊपर समझी कि जब कोई थर्ड पर्सन के नॉलेज में आ जाता है या थर्ड पर्सन उस चीज़ को सुन लेता है, देख लेता है या इस तरीके से,
तो उसको मानेंगे हम मानहानि। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है टीजे पुन्नम बनाम प्रगति वर्गीस, 1970 का केस है और काफ़ी ही फेमस केस है ये मानहानि से रिलेटेड। इस केस में एक व्यक्ति ने अपनी वाइफ को एक लेटर लिखा और उस लेटर में बातें जो थी वो ससुर के खिलाफ थी, यानी वाइफ के जो फादर थे उनके खिलाफ उसमें बातें लिखी हुई थी। तो उसको कोर्ट ने मानहानि माना, भले ही लेटर पत्नी को रिसीव हुआ हो, तो कोर्ट ने कहा ये मानहानि है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट केस था ये। तो ऐसी ही तरह से हमें देखो केस थोड़े से ध्यान रखने हैं, दोनों ही केस आपके मानहानि से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर हमें केस लॉ भी देखने होते हैं और जो आपका बड़ा टॉपिक होता है उसमें केस लॉ हमें लिखने चाहिए। जैसे अभी हमने डिफेमेशन समझा तो उसमें हमने एक्सप्लेनेशन देखी, काफ़ी सारे एक्सेप्शंस इसमें दिए हुए हैं, पूरे 10 एक्सेप्शंस हैं, 10 अपवाद दिए गए हैं और इसके साथ केस लॉ देखे, है ना। इसके अलावा हमें उपधाराएं ध्यान रखनी है कि कौन सी उपधारा कौन सा सबसेक्शन क्या कह रहा है। पहले आईपीसी में ये अलग सेक्शंस के अंदर दिया होता था, बट अब इसका सेक्शन नंबर चेंज हो गया है। जैसे 356 अब बीएनएस में हो गया है, आईपीसी में 499 से लेके आई थिंक जहाँ तक मुझे ध्यान है 502 तक के सेक्शंस है ना मानहानि से संबंधित थे। तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है और बीएनएस में जो भी आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें मानहानि भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। साथ ही ये टॉर्ट में भी आता है, मैंने बताया स्टार्टिंग में ही, है ना, टॉर्ट में भी हम मानहानि पढ़ते हैं। तो आई होप ये तो सेक्शन क्लियर हो गया होगा ना। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 357 की, जो कहता है कि असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग। यानी कि देखो कभी कभी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं जिनको हम भंग कर देते हैं या उनका ब्रीच कर देते हैं, तो और ये कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड है ज़रूरतों की पूर्ति से, है ना। किसी की आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति से रिलेटेड अगर कोई भी किसी की ज़रूरत है और ऐसी चीज़ का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और आपने कर दिया उसको भंग, आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ही नहीं किया, तो फिर क्या होगा, तो उसके बारे में इस सेक्शन में बताया गया है। ये सबसे लास्ट सेक्शन है आपका चैप्टर नंबर 19 का। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 19 कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जब हम देखेंगे ना इससे आगे तो वो होगा चैप्टर नंबर 20 जिसमें ओनली 1 सेक्शन दिया गया है 358। अभी उसको डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो 357 क्या कहता है, सेक्शन 357 कहता है कि जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति की जो किशोरावस्था या चित्त विकृति या रोग या शारीरिक दुर्बलता के कारण असहाय है। देखो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। कोई व्यक्ति है वो या तो बहुत कम उम्र का है, किशोर है, या पागल वगैरह है ना, इनसेन माइंड का है, अनसाउंड माइंड का है, या उसे कोई बीमारी वगैरह है, कोई रोग है, या उसे ऐसी कोई बॉडीली मतलब कोई ऐसी दिक्कत है, शारीरिक दुर्बलता है ना, अपाहिज वगैरह है, विकलांग वगैरह है। तो अगर इस तरीके से किसी व्यक्ति के साथ है, ठीक, और वो अपनी निजी सुरक्षा की व्यवस्था या अपनी निजी ज़रूरतें, जो भी उसकी निजी ज़रूरतें हैं, निजी आवश्यकताएं हैं, उनको करने में वो असमर्थ है, वो कैपेबल ही नहीं है, तो परिचर्या की विधिपूर्ण संविदा द्वारा कोई व्यक्ति आबद्ध है। अब कोई व्यक्ति क्या करेगा, उसकी परिचर्या करने मतलब उसकी देखभाल करने के लिए या उसकी ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए उसने कोई लीगली कॉन्ट्रैक्ट किया था, कोई लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट उसने किया और उस चीज़ से बाउंड होते हुए वो व्यक्ति लीगली उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और इससे बाउंड होते हुए वो व्यक्ति जानबूझकर उस चीज़ का लोप कर रहा है, स्वेच्छा लोप कर रहा है, स्वेच्छा मित वॉलंटरीली जानबूझ के लोप कर रहा है, ओमिशन कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियों को ही नहीं निभा रहा जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है लीगली ऐसे व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और फिर भी वो उस चीज़ को नहीं निभा रहा है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट दी गई है, दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 3 महीने का होगा या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों। तो यही बताता है हमें सेक्शन कि जब हम कई बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेते हैं जिनको हम ब्रीच कर देते हैं जो किसी व्यक्ति की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए होते हैं। अब वो ज़रूरतें कैसी हो सकती हैं, या तो कोई व्यक्ति यूथ की वजह से या अपने अनसाउंड माइंड की वजह से, किसी बीमारी की वजह से या बॉडीली वीकनेस की वजह से, शारीरिक दुर्बलता की वजह से अपनी निजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कैपेबल नहीं है ना, वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है, वो इतना सक्षम नहीं है कि वो सारी अपनी निजी ज़रूरतें पूरी कर सके और आपने उसकी देखभाल करने की या उसकी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए कोई लीगली कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और आप उस कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद भी उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी पूरी करने में लोप कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट दी गई है 3 महीने की या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों। तो ये सेक्शन क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 358 जो बीएनएस का सबसे लास्ट सेक्शन है। ठीक, तो आज आपका बीएनएस कंप्लीट हो जाएगा और ये चैप्टर नंबर 20 में आता है और सबसे लास्ट सेक्शन और लास्ट चैप्टर बीएनएस का।
ये बात करता है रिपील और सेविंग्स की। यहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस हमें ये देखना है कि क्या चीज़ रिपील हुई है और किन सेविंग्स की यहाँ पे बात की गई है। तो इसमें सबसेक्शन 1 जो है वो कहता है कि भाई भारतीय दंड संहिता अब निरसित होती है, क्योंकि अब देखो आईपीसी तो रही नहीं, आईपीसी को रिप्लेस करके ही बीएनएस बनाई गई है। तो इसमें कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता का इसके द्वारा, किसके द्वारा, मतलब बीएनएस के द्वारा निरसन किया जाता है। साथ ही इसमें बताया गया है कि ये जो उपधारा 2 है इसमें दी गई कि संहिता के निरसन होते हुए भी, मतलब आईपीसी रिपील हो गई है उसके होते हुए भी इन चीज़ों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जैसे कोई प्रीवियस ऑपरेशन है वो उसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा बीएनएस, है ना, इन्हें इफ़ेक्ट नहीं करेगा। किन किन चीज़ों को, वही पॉइंट हम यहाँ पे देख रहे हैं। या आईपीसी में कोई राइट्स था, कोई लाइबिलिटी थी, है ना, या फिर कोई प्रिविलेज था इस तरीके का, उसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। आईपीसी के तहत कोई पनिशमेंट वगैरह हो, कोई दंड हो, कोई पेनल्टी हो, उसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। या फिर कोई शास्तीय दंड के संबंध में कोई इन्वेस्टिगेशन हो, कोई रेमेडी हो, इन सब चीज़ों को ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा। यानी ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो इन सब पे बीएनएस का इफ़ेक्ट नहीं होगा। या आईपीसी में कोई इन्वेस्टिगेशन, रेमेडी वगैरह जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं इन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं डालेगा, वो जैसी थी वो वैसी ही बनी रहेंगी। ठीक, तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो बस इसमें बस थोड़ा सा इतना ज़्यादा मतलब डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, इसमें बस रिपील और सेविंग्स की बात हुई है। तो इसके साथ ही देखो ये जो सेक्शंस था, बस एक तो ये बता रहा है, जो हमें ध्यान रखने वाली बात है कि बीएनएस से अब आईपीसी रिप्लेस हो जाती है, अब आईपीसी निरस्त हो जाती है। और साथ ही ये जितनी भी चीज़ें हमने देखी हैं इन सब पर इफेक्ट जो भी आईपीसी में था वो वैसा का वैसा ही रहेगा, इन सब पर बीएनएस इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक, तो बस रिपील और सेविंग की बात करता है, कुछ ऐसा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई, पूरा बीएनएस कंप्लीट हो गया है आज आपका। और मैंने बहुत अच्छे से एक एक सेक्शन आपको समझाया है। आप चाहो तो चैनल पे जाके देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएनएस की, और उसमें काफ़ी सारी वीडियोस हैं, सारे सेक्शंस आपको मिलेंगे जो भी बीएनएस के हैं। एक एक सेक्शन मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है अलग अलग वीडियोज़ में, सारे चैप्टर्स हैं उसमें बीएनएस के, तो आप देख सकते हो, चैनल पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट है। ओके, तो आज आपका बीएनएस भी कंप्लीट हुआ। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप चाहो तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो हमें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।